आज के समय में अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा पर तनाव बढ़ता चला जा रहा है और इसकी सिर्फ एक ही वजह है, चाइना। हाल ही में यांगसे नदी के पास भारत और चीन के सैनिक के बीच झड़प हुई थी। इस झड़प पर हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बताया था कि भारतीय सेना ने बहादुरी से पीपल्स लिबरेशन आर्मी को हमारे क्षेत्र में इंट्रूड करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर जाने को मजबूर कर दिया था। इससे पहले जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिक के बीच झड़प हुई थी और उस झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन के सिर्फ 4 सैनिकों की मरने की बात मानी थी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने अपने अखबार की एक रिपोर्ट में कम से कम 38 चीनी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया था। गलवान घाटी में झड़प के करीब 30 महीने बाद तवांग में झड़प हुई। इस झड़प के बाद 1962 की जंग की बातें भी दोहराई जाने लगी। उस समय में चीनी सेना ने वायलेंस का इस्तेमाल करके हमला कर दिया था और फिर यूनिलेटरल सीज फायर का ऐलान कर दिया था। आज चीन जहां लगातार दुनिया के सभी देशों को धमकाता रहता है, ऐसे में आज हम इतिहास के वो पन्ने देखेंगे जब छोटे से देश जापान ने चीन की सड़कों पर कत्लेआम मचा दिया था। तो चलिए आज आपको उस वॉर के हर पहलू के बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि चीन और जापान एक दूसरे से कई जंग लड़ चुके हैं। ये सभी वॉर इतनी खतरनाक थी कि सड़कों पर ऐसी दहशत फैल गई थी जिसे अगर आज भी सुना जाए तो किसी की भी रूह कांप जाएगी। एक समय ऐसा था जब चीन की सड़कों पर जापानी सेना ने 3 लाख से ज्यादा लोग मार दिए थे। सैकड़ों हजारों लोगों को कैदी बनाकर न जाने जापान ने उनके साथ क्या क्या किया था। चीन और जापान के बीच पहली लड़ाई 1 अगस्त 1894 से 17 अप्रैल 1895 तक चली थी। उस समय जापान और चीन दोनों ही जगह राजशाही यानी मोनार्की रूल था और यही वो लड़ाई है जिसकी वजह से कोरिया बना था। कोरिया चीन का खास दोस्त था। इस समय कोरिया के पास कोयला और आयरन काफी ज्यादा क्वांटिटी में था और जापान को कोरिया के नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए थे। जापान ने कोरिया से अपने कोयला और आयरन जैसे नेचुरल रिसोर्सेज मांगे, लेकिन चीन के कारण कोरिया ने उसे मना कर दिया था। इसके बाद 1884 में जापान ने कोरिया सरकार के तख्तापलट की कोशिश भी की, जिसे चीन ने नाकाम कर दिया था। उस वक्त कोरिया की जमीन पर जापान और चीन के बीच जंग भी हुई थी। चीन ने कोरिया के किंग को बचा लिया था, लेकिन उसने इस बीच जापान के सैकड़ों सोल्जर्स मार दिए थे। आखिर एक समझौते के बाद ये जंग खत्म हुई थी। 10 साल बाद 1894 में जापानी समर्थक और कोरियाई नेता किम ओके क्यून की शंघाई में बुलाकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद उनके शव को चीनी बैटलशिप में रखकर कोरिया पहुंचा दिया गया था। जापान ने इस पूरे हादसे को अपने अपमान के तौर पर लिया। इसका नतीजा ये था कि जापान के 8000 सोल्जर्स ने कोरिया पर चढ़ाई कर दी। इस लड़ाई में चीन भी कूदा और 1 अगस्त 1894 को इनके बीच दूसरी जंग की शुरुआत हो गई थी। इस वॉर में जापान की शाही सेना के आगे चीन की सेना कमजोर थी। मार्च 1895 तक जापानी सेना ने चीन के शानडोंग प्रोविंस और मंचूरिया पर अपना कब्जा जमा लिया था। इसके बाद जापानी सेना ने चीन के समुद्री कारोबार के ठिकानों को अपना निशाना बनाया और चीन ने इसके बाद अपनी हार मान ली। 1895 में जापान और चीन के बीच एक समझौता हुआ, जिसके बाद ये दूसरी जंग खत्म हुई। इस समझौते के मुताबिक चीन ने कोरिया की आजादी को मान्यता दी, साथ ही उसे ताइवान, बेस्काडोरेस और मंचूरिया में लियाडोंग जापान को सौंपना पड़ा। इसके बाद आया साल 1911, जिसमें चीन की राजशाही का अंत हो गया था। इस साल सदर्न चाइना के एक ग्रुप ऑफ रेवोल्यूशनरीज ने क्विंग डायनेस्टी के खिलाफ एक रिवॉल्ट किया, जिसके बाद रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टेब्लिश हुआ। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। तब जापान इस युद्ध के बड़े खिलाड़ियों में से एक था। जनवरी 1915 में जापान ने चीन को 21 मांगों का एक पत्र भेजा। फिर मई में जापान ने चीन को इन सभी डिमांड्स को नहीं मानने की वजह से युद्ध की धमकी दे दी। इस धमकी के बाद आखिर में चीन को जापान की मांगे माननी पड़ी। इस एक इंसिडेंट की वजह से जापान की चीन पर पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो गई। अपनी डिमांड्स को मनवाने के बाद चीन को लेकर जापान थोड़ा शांत हो गया था, लेकिन 1931 में मंचूरिया के मुक्तिन में एक घटना ने जापानियों को मंचूरिया पर आक्रमण करने का बहाना दे दिया। जिन लोगों को ना पता हो, हम उन्हें बता दें कि इस घटना में इंडिपेंडेंट गैरिसन यूनिट ऑफ द 29th जापानीज इन्फेंट्री रेजिमेंट ने एक बॉम्ब डिटोनेट कर दिया था। ये एक्सप्लोजन जापान के साउथ मंचूरिया रेलवे के पास हुआ था और जापान ने चीन को इस हादसे का जिम्मेदार ठहरा दिया। एक बार खुद को यहाँ स्थापित करने के बाद जापानियों ने एक पपेट गवर्नमेंट बनाई और क्विंग डायनेस्टी के आखिरी राजा पुई को यहाँ का हेड बना दिया। ये वो दौर था जब चीन में राष्ट्रवादी सरकार
कुओमिंतांग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी में सिविल वॉर छिड़ी हुई थी। इसका नतीजा ये था कि चीन की राष्ट्रवादी सरकार को जापान से ज्यादा कम्युनिस्टों से निपटने की जल्दी थी। जुलाई 1937 में जापान ने फिर से चीन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। जापानी सेना ने चीनी सेना के जवानों पर खुलेआम गोलियां चलाई और उनको मार दिया था। इस समय जापान से निपटने के लिए राष्ट्रवादी और कम्युनिस्ट साथ तो आए, लेकिन वो मन से साथ नहीं थे। इन्हें इनके हालात एक साथ लेकर आए थे, पर हकीकत में इससे जापान को फायदा पहुंचा। जापान की सेना भी मजबूत थी और उनके पास उस वक्त के एडवांस्ड वेपन भी मौजूद थे। इन्हीं वजहों से चीन की सेना जापान के आगे ढेर होती गई। जापानी सेना ने अपने टैंक चीन पर चढ़ा दिए, जबकि चीन के पास उस समय एक भी टैंक नहीं था। जापान ने अपनी पहली लड़ाई में चीन के पूर्वी तट पर कब्जा करके उसे जीत लिया था। करीब 5 लाख जापानी सैनिक शंघाई, नानजिंग के साथ साथ चीन के कई प्रोविंस में घुस गए और जहां जहां सैनिक घुस नहीं पाए वहां जापानी वायुसेना ने बॉम्ब्स गिराकर तबाही मचा दी। जापानी सेना एक एक कर चाइनीज प्रोविंसेस पर कब्जा करने लगी। इस समय नानजिंग प्रोविंस से चीन की सरकार चलती थी और जापान ने वहां से उनकी सरकार को भगा दिया, यानी चीन पॉलिटिकली पूरी तरह से अनस्टेबल हो गई थी। जापानी सैनिक अपनी क्रूएल्टी के लिए काफी इनफेमस थे। दिसंबर 1937 में नानजिंग की सड़कों में जापानी सैनिकों की भयानक करतूतें देखी गई थी। इसे अक्सर रेप ऑफ नानजिंग कहा जाता है। इसी के साथ ऐसा एस्टिमेट भी लगाया जाता है कि उस समय नानजिंग में जापानी सैनिकों ने 3 लाख लोगों की हत्या की थी और इनमें से ज्यादातर आम लोग थे। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा भी दावा किया जाता है कि उस समय जापानी सैनिकों ने चीनी नागरिकों को जिंदा दफन किया था, सैकड़ों हजारों लोगों को मशीन गन से मार दिया था। उस समय जापानी सैनिक चीनी महिलाओं को कंफर्ट वुमेन कहकर अपने साथ ले जाते थे और उनके साथ बदसलूकी करते थे। चीन को उस समय सोवियत यूनियन, जो अब रूस बन चुका है, उसका सपोर्ट जरूर मिला हुआ था, लेकिन हकीकत यही थी कि जापान की सेना के आगे सब कमजोर और बेबस थे। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि जापानीज ने चीन में एक सीक्रेट बेस भी बना रखा था, जिसके बारे में किसी को भी भनक नहीं थी। वहां पकड़े हुए लोगों के साथ अलग अलग किस्म के दर्दनाक टेस्ट किए जाते थे। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि उस दौर में जापान ने चीन के निन्गबो और चेंगडे जैसे शहरों पर बायोलॉजिकल हथियारों का इस्तेमाल कर ब्यूबोनिक प्लेग फैला दिया था, जिसे बायोलॉजिकल वॉरफेयर का नाम दिया गया। जापानी सोल्जर्स सबको मारो, सबको लूटो, सबको नष्ट करो जैसे नारे देते थे। दूसरे वर्ल्ड वॉर से पहले तक जापानी सेना चीन को पूरी तरह से तबाह कर चुकी थी, जिसके बाद साल 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था और इस बार अमेरिका भी इस जंग में कूद गया था और इससे सबसे ज्यादा मदद चीन को मिली थी। एक बार फिर चीन जापान के खिलाफ जंग के मैदान में मिला, पर इस बार फर्क सिर्फ इतना था कि अमेरिका ने चीन को मिलिट्री एड प्रोवाइड करी हुई थी। साल 1942 तक चीन में कम्युनिस्ट पार्टी काफी मजबूत हो गई थी। उसकी रेड आर्मी में भी जवानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। जापान के खिलाफ अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन जैसे ग्लोबल पावर साथ आ चुके थे। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला कर दिया, जिसके बाद सब कुछ बदल गया था। इस हादसे के बाद जापान कमजोर हो चुका था। उसके पास अब वो ताकत नहीं थी जिससे वो अपना कंट्रोल किसी भी देश पर बनाकर रख सके। सोवियत आर्मी ने मंचूरिया में जापानी सोल्जर्स को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया था और असल में उनके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं था। चीन में भी जापानी सेना और राष्ट्रवादी सरकार को अपने घुटने टेकने पड़े। आखिरकार चीन जापान की ये जंग खत्म हुई और चीन जापान के हाथों से आजाद हो गया। इन दोनों देशों की हिस्ट्री देखकर आप समझ चुके होंगे कि आज भी इन दोनों के बीच के रिश्ते उतने अच्छे क्यों नहीं हैं। आज के समय में इन दोनों देशों के बीच एक बायलैटरल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। ये दोनों देश इकोनॉमिक रिलेशंस में काफी क्लोज हैं और कल्चरल एक्सचेंज में भी ये दोनों देश एक दूसरे के करीब हैं। उस आखिरी जंग के बाद ये दोनों देश काफी फ्रेंडशिप एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में इनकी हिस्ट्री वापस इन दोनों देशों के बीच फूट डालेगी? आप सभी अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर का बटन दबाएं। बाकी जितने भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए वो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।